नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नाम तो काफी अच्छा है ना? ये वो बिल है जो हमारी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा करता है। अब सुनने में तो ये कितना सीधा और जरूरी कदम लगता है, लेकिन इसी एक बिल ने पूरे देश में एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। और मजे की बात यह है कि इस लक्ष्य पर, मतलब महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर, लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी सहमत थी। भाई सहमत क्यों ना हो, देश की आधी आबादी है महिलाएं और राजनीति में उनका हिस्सा 15% से भी कम, तो जाहिर है इस गैप को भरना तो बहुत जरूरी था ही। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब इस बात पर राजी हैं कि ये होना चाहिए, तो फिर इसे लागू कैसे किया जाए? इस पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है? आखिर पेंच कहाँ फंसा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये वादा है क्या, उसे समझते हैं। ये बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन कहा जा रहा है, राजनीति में जो एक बहुत बड़ा असंतुलन है उसे ठीक करने का दावा करता है। और वो वादा है 33% का। साफ साफ शब्दों में कहें तो ये बिल लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें, यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर देगा। फिक्स। अब जरा इस अंतर को देखिए। आज की हकीकत क्या है? लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम है, और इस बिल का लक्ष्य क्या है? इसे 33% तक ले जाना। मतलब आजादी के 75 साल बाद भी हम जहां अटके हुए हैं, ये बिल उस पूरी तस्वीर को बदलने का वादा कर रहा है। तो अब आता है असली ट्विस्ट। देखिए, बहस इस पर नहीं है कि ये आरक्षण होना चाहिए या नहीं। बहस तो इस पर है कि इसे लागू कैसे और कब किया जाएगा। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही पेचीदा शब्द की, परिसीमन। परिसीमन या डीलिमिटेशन। इसका सीधा सा मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय करना। देखिए, जनगणना के बाद जब पता चलता है कि किसी इलाके की आबादी घट गई है या बढ़ गई है, तो चुनावी नक्शे को फिर से बनाया जाता है ताकि हर सांसद के क्षेत्र में लगभग बराबर लोग हों। और यकीन मानिए, यही एक प्रोसेस पूरे झगड़े की जड़ है। अच्छा, तो सरकार ने इसे लागू करने का जो तरीका बताया है वो कई स्टेप्स में है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आरक्षण है ना, वो मौजूदा 543 सीटों में से नहीं मिलेगा, बल्कि सीटों की कुल संख्या ही बढ़ाई जाएगी। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होगा। पहले होगी देश की जनगणना, फिर उस जनगणना के हिसाब से होगा परिसीमन, मतलब नए चुनावी नक्शे बनेंगे। फिर लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और तब जाकर उन बढ़ी हुए सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये भारत की राजनीति की 3 सबसे गहरी दरारों को खोलकर सामने रख देती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दरार है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का टकराव, एक रीजनल डिवाइड। अब जरा दक्षिण के राज्यों का डर समझिए। तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों ने दशकों तक मेहनत करके अपनी आबादी को कंट्रोल किया। ये सरकार की ही पॉलिसी थी। अब उन्हें डर सता रहा है कि जब नई जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, तो ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों जैसे यूपी, बिहार को बहुत सारी नई सीटें मिल जाएंगी, और उनकी, यानी दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक ताकत दिल्ली में कम हो जाएगी। उनका तर्क सीधा है कि ये तो हमारी सफलता की सजा है। हमने अच्छा काम किया और अब हमारी ही सीटें कम हो जाएंगी। उन्हें लग रहा है कि ये एक तरह से अच्छी पॉलिसी फॉलो करने का पनिशमेंट है, और इससे उनका पॉलिटिकल वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। अब आते हैं दूसरी दरार पर। यह है सामाजिक और जातिगत टकराव, और इसके केंद्र में है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अब यहां विपक्ष की मांग को समझिए। वो कहते हैं, हाँ, हम महिला आरक्षण के साथ हैं, लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। उनका मानना है कि अगर ओबीसी कोटा नहीं होगा तो इस 33% आरक्षण का फायदा पिछड़े वर्ग की महिलाओं तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि पहले जाति जनगणना कराओ, पता करो कि देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर आरक्षण के अंदर उनके लिए एक सब कोटा तय करो। विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि ये पिछड़े वर्गों को साइडलाइन करने की एक चालाक चाल है। मतलब महिला आरक्षण के नाम पर आप ओबीसी की जो असल मांग है उसे ही गोल कर रहे हो। उनका आरोप है कि सरकार जानबूझकर जाति जनगणना से बच रही है। और अब तीसरी और आखिरी दरार, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। इसका लेना देना है टाइमिंग और भरोसे की कमी से। देखिए,
यहाँ पूरा खेल टाइमिंग का है। सरकार चाहती है कि यह आरक्षण 2029 के चुनाव से पहले लागू हो जाए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इतनी जल्दी कैसे? इसके लिए तो जनगणना और परिसीमन करना होगा। सरकार अगर 2011 की जनगणना से करती है तो विपक्ष को ऐतराज है। वो चाहते हैं कि नई जनगणना का इंतजार हो, जो अब 2026-27 के बाद ही होगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। विपक्ष का सबसे बड़ा डर यह है कि सरकार 2029 के चुनाव के लिए जल्दबाजी में परिसीमन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी, मतलब चुनावी नक्शे अपने हिसाब से बदल लेगी। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर क्या बनती है? साफ है कि ये सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं है। ये बहस असल में भारत के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी है। इस पूरे मामले के जो की टेक अवेज हैं वो ये हैं कि एक अच्छा लगने वाला बिल भी कैसे राजनीतिक पचड़ों में फंस सकता है। उत्तर और दक्षिण के बीच ताकत की लड़ाई और तेज हो रही है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आज भी राजनीति के सेंटर में है और परिसीमन, जो कि एक तकनीकी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। ये बिल इन सभी अनसुलझे मुद्दों का एक जंक्शन बन गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये पूरी बहस असल में महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में है, या फिर ये भारत में सत्ता के समीकरणों को फिर से लिखने की एक बड़ी सियासी बिसात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा तय करेगा।